आज के इस एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज में चैप्टर नंबर 13 क्लास 11 फिजिक्स ऑसिलेशन चैप्टर करने वाले हैं। इसके पहले हमने क्लास चैप्टर 12 तक सारे सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिए। इसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपको डाउट है, कुछ देखना चाहते हो, कोई सॉल्यूशन वापस जाके देखना चाहते हो, तो उस प्लेलिस्ट में जाकर उस पर्टिकुलर वीडियो को क्लिक कीजिए, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। किसी वीडियो में कोई डाउट हो, कुछ कहना है, कुछ गलती हो, एक्सेप्ट कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, कुछ कॉन्सेप्ट वाइज कुछ बताना चाहते हो, कहना है तो प्लीज कमेंट करके बताइए। उसको हम ट्राई करेंगे, अगर कुछ इंप्रूव कर सके, ठीक कर सके तो करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को बिना देर के स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो जो कि है चैप्टर नंबर 13 क्लास 11 फिजिक्स, चैप्टर इज ऑसिलेशंस एंड 13.1 क्वेश्चन इज which of the following examples represent periodic motion? A swimmer completing one return trip from one bank of a river to the other and back. B. A freely suspended bar magnet displaced from its NS direction and released. C. A hydrogen molecule rotating about its center of mass. D. An arrow released from a bow. चार केस दिए हुए हैं, हमको बताना है कि इसमें पीरियोडिक मोशन क्या होता है, कौन सा है। सबसे पहले पीरियोडिक मोशन होता क्या है ये समझ लेते हैं। पीरियोडिक मोशन इज, सबसे पहले देखते हैं पीरियोडिक मोशन, एक मोशन जो दैट रिपीट्स, ए मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर, ए मोशन दैट रिपीट्स आफ्टर certain इंटरवल ऑफ टाइम। एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जो मोशन अपने आप को रिपीट करता है उसे हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। ठीक है, अब हर केस में हम देखते हैं पीरियोडिक मोशन कौन सा है कौन सा नहीं है। देखिए, ये एक स्विमर है, ठीक है, ये रिवर है और ये स्विमर स्विम कर रहा है। इसमें आपको बताना है ये स्विमर जो है पीरियोडिक मोशन कर रहा है क्या। देखिए, एक पहले इसमें सिर्फ एक ही केस बताया है, एक स्विमर सामने जा रहा है, एक बैंक से दूसरा बैंक जा रहा है, वहां से रिटर्न आ रहा है। ठीक है, पीरियोडिक मोशन क्या होता है, एक साइकिल कंप्लीट करने के बाद दोबारा उसको कंटिन्यू करना। ठीक है, जो आगे बढ़ता जाए नॉन स्टॉप होता जाए, उसे हम कहेंगे पीरियोडिक मोशन। बेस्ट एग्जांपल क्या है, अर्थ जो है सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है। ठीक है, ये बेस्ट एग्जांपल, ये सन है, ये हमारी अर्थ पृथ्वी है, ये किस तरह चक्कर लगा रही है सन के चारों तरफ। एक 365 डेज में एक पीरियड कंप्लीट होता है, 365 डेज होने के बाद फिर से एक नया चक्कर शुरू होता है और ये कंटिन्यू होता रहता है, इसे हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। अब बताइए, स्विमर एक बार जा रहा है वापस आ रहा है, क्या दोबारा जा रहा है क्या। क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है। क्वेश्चन में एक लाइन मेंशन किया है, स्विमर जा रहा है, एक रिटर्न ट्रिप, जा रहा है आ रहा है, बस, इसके बाद कुछ भी मेंशन नहीं है। तो अगर ये रिपीट नहीं कर रहा तो ये पीरियोडिक मोशन भी नहीं होगा। क्वेश्चन में पूछा है पीरियोडिक मोशन है क्या, आंसर इज नो। सेकंड, ये एक मैग्नेट है, इसको आप अलाइन कर दिए गए हैं, नॉर्थ साउथ पोल के बीच में मैग्नेट अलाइन कर रहा है, तो ये जाहिर सी बात है ये इधर उधर घूमता रहेगा, सब गोल गोल घूमता रहेगा। ये नॉर्थ पोल है, मान लो ये साउथ पोल है, तो ये कभी यहाँ जाएगा, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ है, ये कभी यहाँ जाएगा, कभी यहाँ जाएगा, कभी यहाँ जाएगा, कभी यहाँ जाएगा, ऐसे इधर घूमता रहेगा। एक फिक्स इंटरवल के बाद घूमता रहेगा अपने फिक्स पोजीशन के अबाउट। ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट ये आगे पीछे घूमता रहेगा। तो ये हुआ अपने एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद ये अपने मोशन को रिपीट कर रहा है, तो ये एक तरह का पीरियोडिक मोशन है। तो अब क्वेश्चन में पूछा है क्या ये पीरियोडिक मोशन है, आंसर इज यस। ठीक है, आंसर इज यस, इट इज ए पीरियोडिक मोशन। थर्ड, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अपने एक्सिस के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो ये क्या पीरियोडिक मोशन है। देखिए, एक बार मोशन कंप्लीट होने का डिस्टेंस कितना हुआ इसका, डायमीटर डी। ठीक है, ये इसका डायमीटर हुआ, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट होने के लिए ये डायमीटर दिया और इसका लिए सर्कुलर मोशन है तो 2πr लेंगे। एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट होने के बाद ये दोबारा सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, एक बार मोशन कंप्लीट होने के बाद दोबारा कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे ये अपने मोशन को रिपीट कर रहा है, इसे हम कहेंगे ये अपने मोशन को रिपीट कर रहा है। तो इसलिए हम कहेंगे यस, इट इज ए पीरियोडिक मोशन, क्योंकि ये अपने मोशन को एक टाइम के बाद रिपीट कर रहा है। ये एक पीरियड हो गया, इसके बाद ये मोशन अगर दोबारा रिपीट होता है तो पीरियोडिक मोशन है, ये दोबारा रिपीट होता है तो ये पीरियोडिक मोशन है। तो इस प्रकार एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद
नेक्स्ट साइकिल फिर से स्टार्ट कर रहे हैं रोटेट होना, तो ये पीरियोडिक मोशन है। आंसर इज यस, दिस इज ए पीरियोडिक मोशन। डी पार्ट, एरो बो से निकला, ये बो है, ये एरो है। एरो एक बार निकल गया तो ये क्या दोबारा अपने पाथ को रिट्रेव कर रहा है, अपने पाथ को रिट्रेव नहीं कर रहा, अपने मोशन को रिट्रेव नहीं कर रहा, नेक्स्ट साइकिल को, इसमें कोई साइकिल वाला सिस्टम ही नहीं है, ये यूनिडायरेक्शनली, इसे हम कहेंगे यूनिडायरेक्शनल मोशन, यूनिडायरेक्शनल मोशन, इट इज नॉट पीरियोडिक मोशन। ठीक है, ये दोबारा अपने साइकिल को रिपीट नहीं कर रहा, दिस इज नॉट पीरियोडिक मोशन, इट इज यूनिडायरेक्शनल मोशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 13.2, which of the following examples represent nearly simple harmonic motion and which represent periodic but not simple harmonic motion? A, the rotation of earth about its axis. B, motion of an oscillatory mercury column in a U-tube. C, motion of a ball bearing inside a smooth curved bowl when released from a point slightly above the lowermost point. D, general vibrations of a polyatomic molecule about its equilibrium position. देखिए, अब सबको समझना पड़ेगा हमको एक एक पॉइंट। पहला क्या कह रहा है, द रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। ठीक है, ये अर्थ है, हमारी अर्थ एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है और सन के अबाउट रिवॉल्व भी कर रही है। ठीक है, उसकी हम बात निकलेंगे, अभी उसको छोड़ दो। हम इसकी रिवॉल्यूशन की बात नहीं करेंगे, सिर्फ रोटेशन की बात कर रहे हैं। अर्थ अपने अबाउट एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, 24 आवर्स में एक अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है। ठीक है, कितना टाइम लगता है अर्थ को रोटेट करने में? 24 आवर्स। ठीक है, बट देखिए रोटेट कर रही है तो ये पीरियोडिक है, एक टाइम के बाद अपने मोशन को रिपीट करना। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पीरियोडिक एंड एसएचएम? पीरियोडिक versus SHM, simple harmonic motion. Motion repeats itself after a certain interval of time. ये है आपका पीरियोडिक। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये है आपका मैथमेटिकली एसएचएम, मतलब टू एंड फ्रो मोशन अबाउट ए फिक्स्ड, कह सकते हो पॉइंट, कह सकते हो या एक्सिस कह सकते हो। ठीक है, तो टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट और एक्सिस, इसे हम कहते हैं एसएचएम। अब देखिए, अब आते हैं क्वेश्चन में। अर्थ जो है रोटेट कर रही है अपने एक्सिस के अबाउट एक उसके फिक्स पॉइंट, फिक्स एक्सिस से। ठीक है, तो पीरियोडिक तो है, बट क्या ये दोबारा रिपीट हो रहा है? क्या टू एंड फ्रो मोशन कर रही है? नो। हेंस ये जो मोशन क्या रहेगा, ये होगा पीरियोडिक बट नॉट एसएचएम। ये हमारा एक आंसर है। ठीक है, पीरियोडिक बट नॉट एसएचएम। बी, मोशन ऑफ एन ऑसिलेटरी मर्करी कॉलम इन ए U-tube। ये हमारा मर्करी कॉलम है, U-tube मैनोमीटर। ठीक है, प्रेशर मेजर करने के लिए काम आता है। ये हमारा प्रेशर मर्करी कॉलम, यहाँ इस लिम्ब में यहां तक फीड हुआ है, यहां तक इसमें इस तक फीड हुआ है। ठीक है, तो देखिए अगर ये कॉलम नीचे जाएगा तो ये कॉलम ऊपर आएगा। ठीक है, और ये कॉलम अगर ऊपर जाएगा तो ये कॉलम नीचे आएगा। और ये एक फिक्स पॉइंट है इसके पास, एक पॉइंट मान लो P है, इस पॉइंट P के अबाउट ये कॉलम ऊपर नीचे मोशन करता रहेगा। ठीक है, तो ये पीरियोडिक भी है। और एसएचएम का फेमस द इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? टू एंड फ्रो मोशन। एसएचएम का इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू एंड फ्रो मोशन, एक पॉइंट के अबाउट आगे पीछे रोटेट करना। बेस्ट एग्जांपल सिंपल पेंडुलम है ना, दूसरा एग्जांपल है स्प्रिंग मास सिस्टम। ये सारे एग्जांपल्स है जो अपने पॉइंट के अबाउट मूव करते हैं, इसको हम बोलते हैं एसएचएम। तो ये सेकंड वन इज यस, इट इज एसएचएम, मर्कुरी कॉलम। ठीक है, पहला नो एसएचएम,
मरकरी कॉलम SHM। थर्ड क्या क्वेश्चन क्या कहता है, मोशन ऑफ ए बॉल बेयरिंग इनसाइड ए स्मूथ कर्व बॉल व्हेन रिलीज फ्रॉम ए पॉइंट स्लाइटली अबव द लोअर फिश पॉइंट। देखिए ये हमारा होता है बॉल बेयरिंग, इसके अंदर बहुत सारे बेयरिंग्स होते हैं, बॉल्स होते हैं ये बेयरिंग के अंदर, ये बहुत सारे बेयरिंग्स होते हैं। तो हम एक बॉल की एग्जांपल ले रहे हैं। एक बॉल है जो ये कह रहा है ये लोअर मोस्ट पॉइंट है, यहां से एक बॉल को इसने रिलीज किया, तो ये क्या करेगा, यहां जाएगा, इसका वापस जाएगा, जाकर इस पॉइंट पे जाके यहां से वापस आएगा इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये फिक्स्ड एक्सिस है, फिक्स्ड एक्सिस है, इसके अबाउट ये मोशन कर रहा है, इधर जा रहा है फिर यहां आ रहा है, फिर इस तरफ जा रहा है फिर यहां आ रहा है, मोशन इस एक्सिस के अबाउट आगे पीछे आगे पीछे 2 मोशन कर रहा है, हैंस इट इज एन SHM, ठीक है। सी यस पूछ रहा है पीरियोडिक है या SHM है, ये इज SHM, सी पॉइंट इज SHM। फोर्थ क्या कह रहा है, द जनरल वाइब्रेशन ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, नो जनरल वाइब्रेशन ऑफ, ये मान लो ये एक एटम है, इसका एक एटम यहां पर है, एक एटम ये पे है, ये मोशन तो कर रहा है, मोशन तो कर रहा है, दिस इज पीरियोडिक बट नॉट SHM, क्योंकि इसकी हर एटम के मॉलिक्यूल की अपने अपने खुद की डिफरेंट नेचुरल फ्रीक्वेंसीज होती है, उस डिफरेंट नेचुरल फ्रीक्वेंसीज के अकॉर्डिंग सारे एटम्स अपने अपनी तरह वाइब्रेट करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो SHM कहलाएंगे, ठीक है। फोर्थ वन इज नो नॉट SHM। तो एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। फर्स्ट वाला क्या था, अर्थ वाला क्वेश्चन था, अर्थ वाला मोशन इज पीरियोडिक बट नॉट SHM। सेकंड था यूट्यूब मरकरी वाला, तो दिस इज SHM, क्योंकि एक फिक्स पॉइंट के अबाउट ये मरकरी कॉलम अप एंड डाउन मूव कर रहा है। थर्ड था बॉल बेयरिंग वाला, थर्ड बॉल बेयरिंग इज एन SHM केस बिकॉज इज फिक्स एक्सिस के अबाउट मूव कर रहा है। फोर्थ इज पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, इट इज नॉट SHM, ठीक है। क्वेश्चन 13.3 फिगर डिपिक्ट्स 4 xt plots for linear motion of a particle. Which of the plots represent periodic motion? What is period of motion in case of periodic motion? 4 xt प्लॉट्स दिए हुए आपके इस क्वेश्चन में, आपको बताना है चारों में से कौन कौन सा पीरियोडिक मोशन है और जो पीरियोडिक मोशन है उसकी पीरियड क्या है। तो यही सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले दिख रहा है आपको ये सबसे इजी क्वेश्चन है पीरियोडिक मोशन चैप्टर का, कोई भी देखकर बता देगा क्या ये पीरियोडिक मोशन है। जिसने पीरियोडिक मोशन में डेफिनेशन भी पढ़ा हुआ है, जिसने कोई क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं किया, वो देखकर बता देगा क्या ये पीरियोडिक मोशन है। आंसर इज नो, दिस इज नॉट पीरियोडिक मोशन। क्यों, ये एक ही डायरेक्शन में प्रोग्रेस कर रहा है और रिपीटेशन जैसा कुछ दिख नहीं रहा है इसमें, ठीक है। तो ये पीरियोडिक मोशन नहीं है। आइए देखते हैं इस बार। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है एक ग्राफ, एक प्लॉट है, xt प्लॉट दिया हुआ है। मतलब xt प्लॉट जनरली क्या शो करता है, वेलोसिटी शो करता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वेलोसिटी शो करता है। वेलोसिटी अप एंड डाउन रिपीट हो रही है, हर थोड़ी देर में, हर इंटरवल में ये मोशन अपने आप को रिपीट कर रहा है, आपको दिख भी रहा होगा। ये ग्राफ ऐसे जा रहा है इस शेप में, इसको यहां से शुरू हुआ, ये एक साइकिल हुआ, ठीक है, ये एक साइकिल, अगेन यहां से ये एक पार्ट, यहां से ये एक साइकिल हुआ, और इस प्रकार ये और ये एक साइकिल हुआ, ठीक है। C1 C2 C3 ये एक पार्ट अपने आप को हर थोड़ी देर में रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो ये रिपीटेशन नहीं था पीरियोडिक मोशन, हर थोड़े थोड़े इंटरवल में अपने आप को रिपीट करने को बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। अब क्वेश्चन में यही बोला कि पीरियोडिक मोशन है तो उसका पीरियड क्या है। ये दिख रहा है आपको, ये अगर मान लीजिए -4, ये मान लो -2, ये पार्ट, ठीक है। तो ये दोनों का पीरियड है 2 सेकंड्स। ये -2 0, ये +1, -1 +1, ये अगेन 2 सेकंड्स, ये अगेन 2 सेकंड्स। तो पीरियड है, पीरियोडिक मोशन है, यस। इसका पीरियड क्या है, 2 सेकंड्स। हर 2 सेकंड्स में ये मोशन अपने आप को रिपीट कर रहा है। सी पार्ट देखते हैं, सी पार्ट क्या कह रहा है, ये है सी पार्ट, ठीक है। इसमें ये पीरियड रिपीट तो हो रहा है, हर ये टाइम इंटरवल तो कांस्टेंट है, बट ये मोशन ग्राफ जो है ये एग्जैक्टली सेम नहीं है, ठीक है। ये कहीं अप्स एंड डाउन है, तो दिस इज नॉट ए पीरियोडिक मोशन। दिख रहा है आपको ग्राफ में। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, एक एक फिक्स्ड इंटरवल में सेम रिपीट होना चाहिए, सेम टू सेम। सेम टू सेम आपको यहाँ दिख रहा है, बट इसमें नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है। सेम आप डी पार्ट देखिए, हर थोड़ी देर में ये पार्ट आपको रिपीट करता हुआ दिखाई दे। ये एक तरह से कह सकते हो, ये पार्ट जो है
ये पूरा एक्सटेंडेड पार्ट है, एक तरह से साइन कर्व है, सिमिलर है, एग्जैक्टली नहीं मालूम, एग्जैक्टली क्वेश्चन में क्या दिया ये नहीं बोल सकते, बट सिमिलर टू साइन कर्व। एंड साइन कर्व एक ट्रिग्नोमेट्रिकल कर्व जो है, साइन कर्व, कोसाइन कर्व, दोज आर पीरियोडिक मोशंस। ठीक है, ये सारे पीरियोडिक मोशन, अगेन पीरियोडिक मोशन है तो पीरियड बताना पड़ेगा। आंसर इज कितने देर में अपना को रिपीट कर रहा है। देखिए -4 -2 -1 +1, ये जो रिपीटेशन है ये एग्जैक्टली 2 सेकंड्स में रिपीट कर रहा है अपने आप को। कितने देर में रिपीट कर रहा है? 2 सेकंड्स में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका ऑप्शन बी एंड डी आर पीरियोडिक मोशंस विथ पीरियड्स 2 सेकंड्स। ये होगा हमारा थर्ड क्वेश्चन। Which of the following functions of time represent A. simple harmonic, B. periodic but not simple harmonic, and C. non-periodic motion? Give period for each case of periodic motion where omega is any positive constant. A. sin omega t minus cos omega t, B. sin cube omega t, C. 3 cos pi by 4 minus 2 omega t, D. cos omega t plus cos 3 omega t plus cos 5 omega t, E. एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर, F 1 प्लस ओमेगा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर। 5 क्वेश्चन हमारे पास, सारे हमको एक एक करके बताना है कौन सा सिंपल हार्मोनिक है, कौन सा पीरियोडिक है, कौन सा नॉन पीरियोडिक है। एक एक करके 5 सॉल्व करते हैं। फर्स्ट देखते हैं साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी। देखिए इसमें एंगल सेम है, जब एंगल सेम हो तो आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये ज्योमेट्रिकली पॉसिबल है। अगर एंगल सेम ना होते तो डिफिकल्ट होता है अलग तरह से सिंप्लीफाई करने में। इसको अगर सिंप्लीफाई करें हम, ठीक है, ये फेज डिफरेंस है, एंगल हम बोलते हैं साइन फाई कॉस फाई, ये वो है। इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें, मैं √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं इसको, तो साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, या फिर √2 बाहर, अंदर 1/√2 साइन ओमेगा टी माइनस 1/√2 कॉस ओमेगा टी, √2 बाहर, ये हो गया कॉस ए, कॉस पाई बाई 4 साइन ओमेगा टी माइनस साइन पाई बाई 4 कॉस ओमेगा टी। साइन पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 4 दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है। ठीक है, तो हमने दोनों को लिए इस फॉर्म में। अब आगे √2 बाहर, ये आ गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इस फॉर्म में आ गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये हो गया साइन ए माइनस बी ओमेगा टी माइनस पाई बाई 4। ठीक है, और यहाँ आपको बताना चाहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है पीरियोडिक मोशन का, वो होता है डिस्प्लेसमेंट एक्स फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, किसी भी वेव को ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, फंक्शन ऑफ टाइम होता है, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, फिर ए इज द एम्पलीट्यूड, ओमेगा इज फ्रीक्वेंसी, टी इज द टाइम एंड फाई इज द फेज एंगल। तो ये बताना हमको, यहाँ एम्पलीट्यूड दिख रहा है हमको, √2 लिख रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ √2, ये हमारा एम्पलीट्यूड हो गया। ओमेगा टी माइनस 5, अगर फेज डिफरेंस की बात करें, फाई हो गया हमारा, फाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ पाई बाई 4। ठीक है, ये हमारा फेज डिफरेंस है, तो इस फॉर्म में आ गया। अगर इस फॉर्म में है तो आप बोल सकते हो सिंपल हार्मोनिक मोशन या पीरियोडिक मोशन। ठीक है, पीरियोडिक मोशन है और फॉर्म्स का पीरियड है 2 पाई बाई ओमेगा, ये ओमेगा टाइम दिख रहा है तो 2 पाई बाई ओमेगा, दिस इज पीरियोडिक मोशन और विथ SHM, और इसका पीरियड है, पीरियड इज 2 पाई अपॉन ओमेगा। ठीक है, दिस इज SHM मोशन एंड इसका पीरियड है 2 पाई ओमेगा। सेकंड है साइन क्यूब ओमेगा टी, साइन क्यूब ओमेगा टी। साइन क्यूब को हम लिख सकते, सबसे पहले साइन 3 थीटा लिखते हैं, साइन 3x, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। ठीक है, तो यहां साइन क्यूब को अगर हम शिफ्ट करें, साइन क्यूब x इज इक्वल टू होता है 1/4 साइन 3 साइन x माइनस साइन 3x। ठीक है, तो ये अगर हम इसको x को ओमेगा टी से रिप्लेस कर सकते हैं,
साइन क्यूब ओमेगा टी इज इक्वल टू 1/4 3 साइन ओमेगा टी माइनस साइन 3 ओमेगा टी। तो यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ फेज डिफरेंस पाई ओमेगा टी है, पाई ओमेगा टी, और यहाँ 3 ओमेगा टी, दोनों डिफरेंट है, तो आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते इसको, तो ये ऐसा ही रहेगा। तो ये क्योंकि दो अलग अलग फंक्शंस है, दिस आर नॉट सिंपल हार्मोनिक, दिस आर कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक, ठीक है। तो इस केस में कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक होने के कारण यहाँ पर आपका हो जाएगा दिस डिफरेंट, दिस पीरियोडिक, साइन फंक्शन पीरियोडिक होता है, बट इट इज नॉट एसएचएम, पीरियोडिक बट नॉट एसएचएम। अब पीरियोडिक बोला है तो पीरियड बताना पड़ेगा, इसका 2 पाई बाई ओमेगा पीरियड है, 2 पाई बाई ओमेगा इस फंक्शन का, इसका 2 पाई अपॉन 3 ओमेगा, ठीक है, 2 पाई अपॉन 3 ओमेगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट कॉमन अच्छा निकाल के देखते हैं, इसमें कॉमन आ रहा है क्या, ये 2 पाई बाई 3 ओमेगा है, ये आ जाएगा 2 पाई बाई 3 ओमेगा को अपन लिखते हैं 2 पाई अपॉन 3 ओमेगा, 4 पाई अपॉन 3 ओमेगा, 6 पाई अपॉन 3 ओमेगा, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करो, 3 3 कटा 2 पाई बाई ओमेगा, दोनों में आ रहा है 2 पाई बाई ओमेगा, दोनों में आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई करने पर तो दोनों का कॉमन जो टाइम पीरियड हो जाएगा, टाइम पीरियड जो हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा, ये आ रहा है इसका कॉमन टाइम पीरियड, ठीक है। ये पीरियोडिक है बट नॉट एसएचएम है, और पीरियड इसका दोनों का कंबाइन करें तो 2 पाई बाई ओमेगा आता है। नेक्स्ट केस 3 cos पाई बाई 4 माइनस ओमेगा टी, ये ऑलरेडी फॉर्म है, इसको बस साइन चेंज करना है, सी का 3 cos पाई अपॉन 4 माइनस 2 ओमेगा टी, इसको माइनस बाहर ले लेते हैं, 3 cos माइनस ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4, ठीक है, 2 पाई बाई ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4। तो इसका कंपेयर करें स्टैंडर्ड इक्वेशन से, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5, या फिर a cos ओमेगा टी प्लस 5। ये cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है, इसलिए मैंने लिखा नहीं इसको, तो लिख रहे इसको फर्दर, इसको अगर सिंप्लीफाई करें x को 3 cos 2 ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4, ठीक है। तो ये कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, तो इस फॉर्म में लिख दिया। तो एम्पलीट्यूड है इसका 3, इट इज ए पीरियोडिक मोशन, तो टाइम पे और एसएचएम भी है, स्टैंडर्ड एसएचएम इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो एसएचएम भी है। इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई, यहाँ 2 ओमेगा है, 2 पाई 1 2 ओमेगा, पाई बाई ओमेगा टाइम पीरियड, ठीक है। इसका टाइम पीरियड आ गया पाई बाई ओमेगा। नेक्स्ट cos ओमेगा टी प्लस cos 2 ओमेगा टी प्लस cos 5 ओमेगा टी, जब अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के अलग अलग वेव फंक्शंस होते हैं ना, ये अलग वाले, ये कभी भी एसएचएम नहीं हो सकते, क्योंकि सबका फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो ये कभी एसएचएम नहीं हो सकते, पीरियोडिक जरूर हो सकते हैं। सबका पीरियड अगर फाइंड करें पहले वाले का, t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा फॉर cos ओमेगा टी, 2 पाई अपॉन ओमेगा, इसके लिए cos 2 पाई अपॉन 2 ओमेगा, इसके लिए 2 पाई अपॉन 1 to 5, ठीक है, 1 to 5, 2 पाई अपॉन 5 ओमेगा। अगर सिंप्लीफाई करेंगे ना, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 2 पाई ओमेगा 2 पाई अपॉन 2 ओमेगा, 125 है या 135 है, 135 है, सॉरी ये 135 है, ये आ गया 2 पाई अपॉन 3 ओमेगा, ये 2 पाई अपॉन 5 ओमेगा, तो ये आ गया आपका 2 पाई अपॉन 5 ओमेगा, तो ये आ गया 2 पाई अपॉन, इसको सिंप्लीफाई करो 2 पाई बाई 5 को, ये तो सेम हो गया, ठीक है, 4 पाई अपॉन 5 ओमेगा, 6 पाई अपॉन 5 ओमेगा, 8 पाई अपॉन 5 ओमेगा, 10 पाई अपॉन
5 ओमेगा, ये आ गया 2 पाई अपॉन ओमेगा फॉर्म में, ठीक है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं ना फर्दर, ये इस फॉर्म में भी आएगा। कैसे? 10 पाई अपॉन 15 ओमेगा करेंगे ना, 4 पाई अपॉन 6 ओमेगा या 8 पाई अपॉन 5 ओमेगा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इस फॉर्म में भी आएगा। तो सबका टाइम पीरियड जो आएगा t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा इस फॉर्म में आ जाएगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। इसका टाइम पीरियड जो है इस फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट ये हो गया कौन सा? 4 डी पार्ट। ई पार्ट देखो, पहले इसको मैं अलग कर देता हूं इससे। ई पार्ट को अलग करें अपन, ये इसको अलग कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन पार्ट है, ठीक है। तो ई पार्ट हमारा क्या आ रहा है? ई पार्ट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर। देखिए एक्सपोनेंशियल ग्राफ सबसे पहले देख लेते हैं ग्राफ कैसे बनता है। एक्सपोनेंशियल ग्राफ जो है माइनस ओमेगा में कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल माइनस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर, ये कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग है, ये कभी पीरियोडिक और ऑसिलेशन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग, कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग, neither periodic nor SHM. Similarly, F part, no not periodic है क्या पूछ रहा है? नॉन पीरियोडिक, आंसर इज नॉन पीरियोडिक। अब F पार्ट देखिए, F पार्ट क्या कह रहा है? 1 प्लस ओमेगा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर। इसका भी अगर मैं ग्राफ बनाओ ना, इसका अगर ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ ऐसे आएगा, ये ओमेगा है, ये टी है, तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। इट इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, नाइदर पीरियोडिक नॉन एसएचएम, नॉन पीरियोडिक, ये नॉन पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। तो यहां से हमारे हो गए सारे 5-6 क्वेश्चन सारे, ठीक है। कौन सा पीरियोडिक है, कौन सा एसएचएम है, कौन सा नॉन पीरियोडिक है, ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13.5। ए पार्टिकल इज इन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी 10 सेंटीमीटर अपार्ट. Take the direction from A to B as a positive direction and give the signs of velocity, acceleration and force on the particle when it is 6 cases है A to F, A B C D E F. At the end A, at the end B, at the midpoint of AB going towards A, at 2 centimeter away from B going towards A, at 3 centimeter away from A going towards B, and at 4 centimeter away from B going towards A. There are 6 cases और we have to tell the signs for velocity, acceleration, force for all 6 cases. ठीक है, ये A to B डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस जो है हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं लीनियर सिंपल हार्मोनिक सिस्टम के। सबसे इजी एग्जांपल 2 हैं, एक पेंडुलम, एक स्प्रिंग मास सिस्टम, दोनों ही सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। मैंने इसमें एसएचएम के लिए स्प्रिंग मास सिस्टम दिया हुआ, स्प्रिंग मास सिस्टम, दोनों ही एसएचएम एग्जीक्यूट करते हैं, ये और पेंडुलम। तो इसमें क्या कहा है, 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी। अब 6 केस देखते हैं, आपको साइन बताना है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। फर्स्ट एट द एंड ए, एट एंड ए, देखिए एसएचएम का कंडीशन क्या है, एट आइदर एंड्स वेलोसिटी, एट आइदर एंड्स velocity is 0 at midpoint, v is equal to v max। ये हमें पता होना चाहिए जब भी हम एसएचएम की बात करते हैं। वेलोसिटी एट आइदर एंड्स इज वेलोसिटी 0 और फोर्स एट मिड पॉइंट वेलोसिटी इज मैक्सिमम। एसएचएम में हमने पढ़ा हुआ इसके बारे में। तो इसको यूज करते हुए एट आइदर एंड्स बोला है, एंड ए एट एंड बी वेलोसिटी एट बोथ एंड्स विल बी 0। यहां पर और यहां पर दोनों वेलोसिटी 0 होगी,
ये जीरो, ये जीरो, ठीक है, दोनों जीरो होंगी। अब बताना है एक्सेलरेशन और फोर्स की वैल्यू क्या होगी जब इस एंड पे है। एक्सेलरेशन देखिए ये एंड पर तो पहुंच गया है, इसका डायरेक्शन हमको एक क्वेश्चन में दिया हुआ पॉजिटिव डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है ए टू बी डायरेक्शन पॉजिटिव। तो जब एक्सट्रीम एंड्स पे हैं एक्सेलरेशन इसका डायरेक्शन चेंज होगा, उस तरफ जाने की कोशिश करेगा फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी यहां जाने की कोशिश करेगा तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा फ्रॉम एक एंड पे। जब ये पॉजिटिव होगा ये भी पॉजिटिव होगा, ठीक है, ए टू बी। एट एंड बी, एट दिस एंड यहां से यहां आने की कोशिश कर रहा है, डायरेक्शन पॉजिटिव ए टू बी है, तो बी से यहां वापस क्या होगा, इसका उल्टा होगा, ठीक है, तो ये हो गया नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। एक्सट्रीम एंड्स पे डायरेक्शन चेंज करने के टाइम पर एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव होगी फ्रॉम ए टू बी, और जब बी टू ए आ रहा है नेगेटिव होगी दोनों की वैल्यू। अब यहाँ ट्रिकी कंडीशन आ रहा है, ट्रिकी कंडीशन क्या है, एट मिड पॉइंट ऑफ ए बी गोइंग टूवर्ड्स ए, एट मिड पॉइंट ऑफ ए बी मान लेते हैं ये ओ पी, ठीक है, यहाँ पर ये ओ है, गोइंग टूवर्ड्स ए, गोइंग टूवर्ड्स ए मतलब वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, वेलोसिटी का साइन टूवर्ड्स ए नेगेटिव, ये नेगेटिव जा रहा है, ध्यान से देखिए, ठीक है, वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम, v इज इक्वल टू वी मैक्स होता है, यहाँ पे हमें पता है इसके बारे में, ठीक है, v इज इक्वल टू वी मैक्स होता है। डायरेक्शन जो है इसकी नेगेटिव टुवर्ड्स ए, इसका ए का डायरेक्शन यहाँ पर है, पर जा कहाँ रहा है, इस तरफ, वेलोसिटी नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगी, ठीक है, वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन नीचे जीरो, ये एक्सेलरेशन एट मिड पॉइंट बोला ना, जीरो होगी, जीरो, क्योंकि देखिए ये पॉइंट यहां पर है, इस वक्त बॉडी यहां पर है, बॉडी यहां पर है, तो ये एट मिड पॉइंट पर है, ये फोर्स इसका मास, क्योंकि इसका कुछ मास है, वो मास नीचे लग रहा है, ठीक है, और इसका रिएक्शन फोर्स ऊपर लग रहा है, तो यहाँ तो कोई सवाल ही नहीं उतर जाने का, एक नीचे लगा है एक ऊपर लग रहा है, तो इस तरह मिड पॉइंट पर, सिर्फ एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर नीचे और ऊपर, तो ये जीरो जीरो हो जाएंगे, एक्सेलरेशन भी जीरो, फोर्स भी जीरो, डायरेक्शन। नेक्स्ट आते हैं देखिए एट 2 सेंटीमीटर, वो ओनली फॉर मिड पॉइंट होगा, ओनली एट मिड पॉइंट, यहां वहां हुआ तो चेंज हो सकता है, देखिए आगे कैसे, एट 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम बी गोइंग टुवर्ड्स ए, यहां पर गोइंग, यहां पर 2, ये मान लेते हैं 1 1 2 3 1 2 3 4, ये 5 है, 6 7 8 9, ये 10 है, 2 सेंटीमीटर फ्रॉम बी, यहां, ठीक है, 2 सेंटीमीटर मान लेते इस पॉइंट को सी, 8 पॉइंट को, 2 सेंटीमीटर फ्रॉम बी, 2 सेंटीमीटर फ्रॉम बी, तो क्या कह रहा है, एट 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम बी गोइंग टुवर्ड्स ए, इस तरफ है, सारे वैल्यूज नेगेटिव होंगे क्योंकि एक एंड पे है, ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, क्योंकि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, दिस डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, v नेगेटिव होगा, a भी नेगेटिव होगा, फोर्स भी नेगेटिव होगा, इस तरफ आ रहा है, एट 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम a, अब इस तरफ यहां से ले रहे हैं, यहां पे ये 3 सेंटीमीटर, अवे फ्रॉम a, ठीक है, ये 3 है, यहां से a की तरफ, देखिए सारे वैल्यूज पॉजिटिव हो रहे हैं, वेलोसिटी भी पॉजिटिव, एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, बस मिड पॉइंट के लिए सारे जीरो होंगे, आइदर साइड में साइन चेंजेस होंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन, पॉजिटिव यहाँ ए टू भी पॉजिटिव, बी टू है नेगेटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव है तो ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएंगे, ये दिया नहीं है पर ये ए टू भी पॉजिटिव है, बी टू नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एट 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम बी, यहां पर अवे फ्रॉम बी 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर बी, इस पॉइंट पर यहां से इस तरफ जा रहे हैं, डायरेक्शन यहां है, तो अगेन नेगेटिव होगा, मोशन में है, रुके नहीं है, मोशन में है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है, ये हमारा कंडीशन है। जब इस तरफ डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन
अगर नेगेटिव हुआ तो सारे नेगेटिव हो गए, पॉजिटिव हुआ तो सारे पॉजिटिव हो गए। ठीक है, ये कंडीशन है तीनों के लिए। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13.5। क्वेश्चन 13.6, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप्स बिटवीन द एक्सेलरेशन a and the displacement x of a particle involve simple harmonic motion? A is equal to 0.7x, b a is equal to minus 200x square, c a is equal to minus 10x, d a is equal to 100x cube। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का आपस में क्या रिलेशन है। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट जनरली मोस्ट ऑफ टाइम्स अपोजिट चलते हैं, और रिलेशन क्या है, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस ऑफ एक्स। ये रिलेशन आपको याद रखना है। ठीक है, ये रिलेशन हमको याद रखना है, या फिर इसको रिप्लेस करो, ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स वेयर k इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे आया, हमें पता है x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये होता है। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है। वेलोसिटी क्या होता है, v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, तो ये हो जाएगा a साइन का हो जाता है कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू ये पूरे का एक फिर से इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, सिर्फ इस पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आता है ओमेगा, तो साइन का कॉस, तो इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये आपका आ गया v इज इक्वल टू। अब a निकालना है, a है डी वी अपॉन डी एक्स, ए होता है डी वी अपॉन डी एक्स, मतलब a ओमेगा बाहर कांस्टेंट हो गए, ए और ओमेगा बाहर, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, फिर इसका डिफरेंशिएशन ये होगा ओमेगा टी प्लस फाइव का डिफरेंशिएशन ओमेगा होता है। ठीक है, तो ये हो गया माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हो गया ए की वैल्यू। ठीक है, इसको अगर मैं ये पूरे को हम x के टर्म में अगर लिखना चाहें तो आएगा a इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहां जो मैं लिखा था k इज इक्वल टू के होता है a ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, कांस्टेंट जो है, तो a, तो इसको आप हटा सकते हो, a इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स। ठीक है, वे k इज इक्वल टू a इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यही से आया हमारा रिलेशन, ये ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब सभी क्वेश्चन जो हमें गिवन है ए बी सी डी, इससे कंपेयर करके बताना कि कौन सा मैच कर रहा है। फर्स्ट देखते हैं ए इज इक्वल टू 0.7x, ए और एक्स का आपस में नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, फर्स्ट दिया हुआ है ए पार्ट, ए इज इक्वल टू 0.7x, ए इज इक्वल टू 0.7x, बट यहाँ नेगेटिव साइड तो नहीं है, तो ये कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, हमको नेगेटिव साइड चाहिए, ए और एक्स का ऑपोजिट। b a इज इक्वल टू माइनस 200x स्क्वायर, नेगेटिव तो है बट x स्क्वायर है, तो ये भी नहीं चलेगा। c ऑप्शन a इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10x। ठीक है, ये मैच कर रहा है, पहली बात नेगेटिव है, दूसरी k की वैल्यू भी 10 है, तो ये मैच कर रहा है ऑप्शन, ये ऑप्शन सही हो सकता है। b ऑप्शन क्या कहता है, a इज इक्वल टू 100x क्यूब, ये तो हो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि x क्यूब हो गया। तो जो मैच कर रहा है a इज इक्वल टू माइनस 10x, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से a इज इक्वल टू माइनस के एक्स से, एक के पहली बात नेगेटिव है और k की वैल्यू 10 है, तो ये ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13.7, the motion of a particle executing simple harmonic motion is described by the displacement function x function of t is equal to a cos omega t plus phi. If the initial t is equal to 0, position of the particle is 1 centimeter and its initial velocity is omega centimeter per second, what are its amplitude and initial phase angle? The angular frequency of the particle is pi second inverse. If instead of cosine function we choose the sine function to describe the system, x is equal to b sine omega t plus alpha, what are the amplitude and initial phase of the particle with the above initial conditions?
दो पोजीशन हमें दिए हुए हैं, एक कोसाइन फंक्शन एक साइन फंक्शन। एक एक करके दोनों सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हम कोसाइन फंक्शन के साथ सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एक्स टी इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हमारा अपना पहला इक्वेशन है। इसमें जो कंडीशन दिए हुए हैं v t इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, मतलब वेलोसिटी फाइंड करना आएगा v इज इक्वल टू dx अपॉन dt। ये हो गया a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस 5। इसमें वेलोसिटी तो ठीक है, पहले ये हमारा इक्वेशन 1 जो है ये हमारा इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 में हमको दिया हुआ है वेलोसिटी, एक पोजीशन है t इज इक्वल टू 0 इज 1 सेंटीमीटर, मतलब x t इज इक्वल टू 0 इज a cos ओमेगा 0 प्लस 5। हमें पता है cos ओमेगा 0 cos 0 1 होता है, मतलब 5 प्लस 0 एक्चुअली है कुछ नहीं, 5 प्लस 0 a cos 5 1 इज इक्वल टू a cos 5। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इक्वेशन 3, ठीक है, इक्वेशन 3 1 तो ये है। अब इक्वेशन 2 भी दिया हुआ है हमको। फ्रॉम इक्वेशन 2 के लिए क्या कह रहा है, v की वैल्यू ओमेगा है, ओमेगा की वैल्यू पाई है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 पाई इज इक्वल टू a पाई कॉस का साइन माइनस साइन, कॉस का माइनस साइन, सॉरी ये नहीं, ये कॉस रहेगा, ये हो गया कॉस का माइनस साइन, ठीक है। तो माइनस ए ओमेगा साइन 0 साइन 5 0 प्लस 5 साइन ए ओमेगा साइन 5 ए पाई कैंसल, तो -1 इज इक्वल टू ए साइन 5। ये हो गया इक्वेशन 4, ये हो गया इक्वेशन 4। तो अब हमको फाइंड क्या करना है, एक एम्पलीट्यूड दूसरा फेज एंगल। एम्पलीट्यूड फाइंड करने के लिए स्क्वायर करेंगे, फेज एंगल फाइंड करने के लिए डिवाइड करेंगे। कैसे, देखिए, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। हमें पता है a स्क्वायर हो गया, ये साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया a स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ये 1 हो गया इज इक्वल टू 1 स्क्वायर 1 प्लस -1 स्क्वायर, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये आ गया हमारा एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब फेज एंगल फाइंड करना है। फेज एंगल के लिए डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 4, a साइन 5 माइनस a साइन 5 या फिर a साइन 5 अपॉन a कॉस 5 इज इक्वल टू -1 अपॉन 1, ठीक है। तो ये हो गया tan 5 इज इक्वल टू -1, 5 इज इक्वल टू -π/4। ये -π/4 एक एंगल है, बट कहीं कहीं कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि माइनस तो एंगल होता नहीं है, तो इसको कैसे करें। याद है हमने ट्रिग्नोमेट्री में जो पढ़ा था क्वाड्रेंट्स में हमने ये पढ़ा था, एंगल को पॉजिटिव लेने के लिए क्या करते हैं, ये पूरा एंगल, पहली बार एंगल जब हमने पढ़ा तो ये सीखा हमने कि एंगल को हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है। अभी हमारा -π/4 आ रहा है, ये हो गया प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया माइनस क्वाड्रेंट, ठीक है। ये आपका -π/4 है ये एंगल। तो इसको अगर पॉजिटिव में लिखना है आपको, तो हमें पता है एंगल हम क्लॉकवाइज में लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज, और हमें पता है पूरा एंगल 2π होता है 360 डिग्री। इसको क्लॉकवाइज करने के लिए 2π ऐड कर देंगे, ऐड मतलब प्लस माइनस π/4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7π/4। तो -π/4 को पॉजिटिव में लिखना हो तो 2π - π/4 7π/4। ये पूरा 2π है, इसमें से इतना माइनस कर दें, तो जो बचेगा वो आपका आएगा यहाँ में, ये यहां से स्टार्ट हुआ
ये पूरा यहाँ तक एंगल जो है 2 पाई माइनस पाई बाय 4 रहेगा 7 पाई बाय 4। ठीक है, अब ये तो आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट का एम्पलीट्यूड और एंगल। सेकंड पार्ट के लिए सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, एक्स टी इज इक्वल टू साइन बी साइन ओमेगा टी प्लस 5 इक्वेशन 4 हो गया 5, इसको इक्वेशन 5। v ऑफ t इज इक्वल टू बी ओमेगा कॉस v क्या है, dx पे dt, b ओमेगा इज इक्वल टू dx अपॉन dt इज इक्वल टू b ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस 5। ये इक्वेशन 6। फ्रॉम इक्वेशन 5 1 इज इक्वल टू b ओमेगा साइन 5, b साइन 5, b साइन 5 ये हो गया इक्वेशन 7। फ्रॉम इक्वेशन 6 1 इज इक्वल टू b, ये हो गया पाई इज इक्वल टू b पाई कॉस 5 या 1 इज इक्वल टू b कॉस 5। इक्वेशन 8। अगेन स्क्वायरिंग एंड एडिंग फॉर एम्पलीट्यूड, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन ये 7 एंड 8, 7 एंड 8। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर ब्रैकेट में साइन स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर अल्फा, ये पूरा एंगल है अल्फा है ना, ये अल्फा एक्चुअली अल्फा अल्फा अल्फा, ये पूरा अल्फा है, कॉस अल्फा, ये भी अल्फा, अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, दोनों इधर पॉजिटिव 1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया बी स्क्वायर की वैल्यू, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 2, ये आ गया एम्पलीट्यूड। अब फेज एंगल के लिए डिवाइडिंग इक्वेशन 8 बाय इक्वेशन 7, बी साइन 5 अपॉन बी कॉस 5, ये भी 1 ये भी 1, तो हो गया 1 टेन फिर आ गया अल्फा, तो ये आ गया टेन अल्फा इज इक्वल टू 1, अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक है, इस तरह बी और दोनों ये पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। पहला पार्ट था ये बी पार्ट जिसमें हमने बी ए फाइंड किया और फाइव एंगल फाइंड किया, दूसरे में बी फाइंड करना था और अल्फा फाइंड करना था, दोनों सॉल्व कर लिया। कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइए क्या। क्वेश्चन 13.8, A spring balance has a scale that reads from 0 to 50 kg. The length of scale is 20 cm. A body suspended from this balance when displaced and released oscillates with a period of 0.6 seconds. What is the weight of the body? हमें लेंथ दिया हुआ है, लेंथ से कोई खास मतलब नहीं है, लेंथ है 20 सेंटीमीटर, इससे मतलब है t is equal to 0.6 seconds. वेट ऑफ बॉडी कुछ है, वेट होता है W is equal to mg is equal to what. इसके लिए आपको m पता करना होगा, m की वैल्यू पता चल जाएगी तो वेट ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो m कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन टाइम पीरियड वाला। एक होता है t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l अपॉन g, ये एक होता है। दूसरा क्या होता है, सेम t इज इक्वल टू 2 पाई रूट और m बाई k। ठीक है, तो यहां से हमारा इक्वेशन निकल जाएगा। इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, हमको अगर k की वैल्यू मिल जाए तो हम t की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, दोनों से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमको m के लिए k की वैल्यू चाहिए। ठीक है, k कैसे निकालेंगे, देखिए हमारे पास बॉडी है, ये हम FB2 बना लेते हैं, ये mg नीचे जा रहा है mg। ठीक है, और इसका अपोजिट स्प्रिंग फोर्स ऊपर लग रहा है kx। ठीक है, तो हमको k की वैल्यू फाइंड करना है, हमको दिया 0 to 50 kg, ये स्केल है 0 to 50 kg के आसपास। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। तो हमको अगर हम इसको निकालेंगे k की वैल्यू 0 to 50 के आसपास, F इज इक्वल टू mg इज इक्वल टू kx। ठीक है, तो m है 50
इंटू 9.81 इज इक्वल टू के इंटू एक्स है 20 सेंटीमीटर 0.2 मीटर। ये एल जो है ना यही एक्स है 20 सेंटीमीटर या 0.2 मीटर। तो के की वैल्यू आएगी 50 इंटू 9.81 अपॉन 0.20 या फिर ये आ गया 59.81 अप्रोक्स। अगर ये 10 मान लो तो 500 बाई 2.25 2450 फोर्स न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये आ गया आपका के की वैल्यू। अब इस के की वैल्यू को आपको रखना है स्क्वायर रूट के अंदर, तो आपको मास मिलेगा, उस मास को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये आ गया के इज इक्वल टू 2450 और आपको पता है T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m बाई के। T इज इक्वल टू या स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स T स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m बाई के। m इज इक्वल टू T स्क्वायर इंटू के अपॉन 4 पाई स्क्वायर। T स्क्वायर है 0.6 का स्क्वायर इंटू के 2450 डिवाइडेड बाई होल डिवाइड बाई 4 इंटू पाई स्क्वायर इंटू 4 इंटू पाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करते हो ना तो 22.86 kg कुछ वेट आता है। इस 22.86 kg को आप सॉल्व करोगे तो आपका वेट निकलेगा। वेट इज इक्वल टू m इंटू जी। m है 22.86 इंटू 9.81 अप्रोक्सीमेटली 2110। ठीक है, न्यूटन। इतना अप्रोक्स वेट आया आपको, तो ये अप्रोक्स वेट है, इसका एग्जैक्ट नाम आना है। कैलकुलेशन अपने अब तक खुद से कर लेंगे तो अप्रोक्स यही वेट आने वाला है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13.8। क्वेश्चन 13.9 ए स्प्रिंग हैविंग विद a spring constant 1200 Newton per meter is mounted on a horizontal table as shown in figure. A mass of 3 kg is attached to the free end of the spring. The mass is then pulled sideways to a distance of 2 cm and released. Determine first the frequency of oscillations, second the maximum acceleration of the mass, and third the maximum speed of the mass. ये हमारे पास स्प्रिंग मास सिस्टम दिया हुआ है। ठीक है, एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट 1200 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है। 3 kg का मास है, 3 kg का मास है, 2 सेंटीमीटर मूव कर सकता है। ठीक है, यहां से ये 2 सेंटीमीटर मूव करेगा, यहां से इतना डिस्टेंस इक्विलिब्रियम से। आपको बताना है पहला फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस, दूसरा मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तीसरा मैक्सिमम स्पीड। कैसे फाइंड करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन? पहला फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, ये हम सबको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। और टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, ये भी पता है हमको। और ओमेगा इन टर्म्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट होता है ओमेगा इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम, ये हमें पता है, नहीं पता तो होना चाहिए। ये ओमेगा होता है ओमेगा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम। इसकी वैल्यू फाइंड करो, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, ये हो गया के है 1200, एम है 3 kg, स्क्वायर रूट ऑफ 400, ओमेगा की वैल्यू हो गई 20 रेडियंस पर सेकेंड। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू हो गई 20 रेडियन पर सेकेंड। अब हमको फाइंड करना है टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 20, कैंसल पाई अपॉन 10। न्यू हो गया 1 बाई टी, न्यू हो गया 1 अपॉन टी इज इक्वल टू 10 बाई पाई इज इक्वल टू 3.12 सेकंड इनवर्स। ये हमको फाइंड करना था फ्रीक्वेंसी। ओमेगा की वैल्यू 1 अपॉन टी होती है, 10 टी है 10 पाई बाई 10
10 को हमने टी को उल्टा कर दिया, 10 बाई पाई 3.12 सेकंड इनवर्स, 10 बाई पाई, पाई होता है 3.12, ठीक है, 3.14 होता है। तो यहां से फर्स्ट पार्ट हो गया क्लियर। सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट हमको फाइंड करना है मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ए मैक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स अपॉन एम, ठीक है। के इंटू एक्स अपॉन एम कैसे आया, हमको पता है एफ इज इक्वल टू के एक्स, सिर्फ मैग्नीट्यूड है साइन ना ले, ऑल्सो एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दोनों को इक्वेट कर दो, एम ए मैक्स इज इक्वल टू के एक्स, ए इज इक्वल टू के इंटू एक्स बाई एम, ठीक है, यहां से आया ये। तो के की वैल्यू दी हुई है 1200 मीटर इंटू एक्स की वैल्यू 0.2 सेंटीमीटर ना, 0.02 मीटर, मास दिया हुआ है 3 kg, 400 इंटू 0.02, ये हो गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ए की वैल्यू। और एक तरीके से भी निकाल सकते हो ए की वैल्यू, ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए। ओमेगा की वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर 400 इंटू 0.02, सेम वैल्यू आएगी 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों की सेम वैल्यू आएगी। थर्ड हमें फाइंड करना है वेलोसिटी, थर्ड मैक्सिमम वेलोसिटी, वी मैक्स हो गया ओमेगा इंटू रेडियस होता था, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ए, ओमेगा है 20, एक्सेलरेशन 0.02, ये हो गया 0.4 मीटर पर सेकंड, लीनियर वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी 0.4 मीटर पर सेकंड। ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर, और ये हो गया हमारा आंसर। 3 निकालना था, तीनों हमने निकाल लिए, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13.9। क्वेश्चन 12.10, in exercise 13.9 let us take the position of mass when the spring is unstretched as x is equal to 0 and the direction from left to right as the positive direction of x axis. Give x as a function of time t for the oscillating mass if at the moment we start the stopwatch t equal to 0 the mass is a at the mean position, b at the maximum stretch position, and c at the maximum compressed position. In what way do these functions for acceleration differ from each other in frequency, in amplitude or the initial phase? हमको अभी सॉल्व करना है क्वेश्चन। पिछले क्वेश्चन का एक्सटेंशन है, हमने लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था, एक स्प्रिंग मास सिस्टम था, इसकी ओमेगा हमने फाइंड की थी 20 रेडियन पर सेकंड, डिस्प्लेसमेंट x दिया, a दिया हुआ 2 सेंटीमीटर। अभी हमने फाइंड करना है एट t इक्वल टू 0 मेन पोजीशन पे। मेन पोजीशन कब होता है, जब पार्टिकल रेस्ट पे है, और ये हो गया इसका मेन पोजीशन एट x इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन पर सबसे पहले हमको फेज एंगल निकालना है, फिर इक्वेशन निकालना है। देखिए केस क्या बोल रहा है, एट मेन पोजीशन मतलब फर्स्ट एट t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, ये बोल रहा है। तो कंडीशन रखते हैं इक्वेशन में, x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाइव, मतलब 0 इज इक्वल टू a cos ओमेगा 0 प्लस 5, a cos 5, ठीक है, ये 0 है। और 0 कहां पर होता है, cos 5 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज 5 इज इक्वल टू पाई बाई 2। हमें फेज डिफरेंस मिल गया। मेन पोजीशन कब होगा, जब x की वैल्यू पाई बाई 2 पे होगी, 5 की वैल्यू पाई बाई 2 होगी, देन इट विल बी मेन पोजीशन। वी आर हमारे फी की वैल्यू रखते हैं इक्वेशन में, x t इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस पाई बाई 2, ये हमारा मेन पोजीशन है। हमें मेन ओमेगा की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है, x t इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, आप चाहो तो मीटर में रख सकते हो, 2 cos ओमेगा की वैल्यू 20t प्लस पाई बाई 2। अच्छा, अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हो, cos 90 प्लस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो x ऑफ t इज इक्वल टू -2
साइन 20t। ये फर्स्ट का आंसर। अब चाहो तो इसको लॉक कर सकते हो, ठीक है। ये आ गया फर्स्ट का आंसर। सेकंड क्या कहता है, एट एक्सट्रीम पोजिशन एक्स की वैल्यू। सेकंड क्या कहता है, एक्स मैक्स क्या होता है, ए कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ठीक है। अब यहां पर बताइए एक्स मैक्स कब होगा, जब ये पार्ट मास जो है अपने एक्सट्रीम से यहां शिफ्ट हो जाएगा। मान लो यहां से यहां शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो ये कितना डिस्टेंस शिफ्ट हुआ, ये होगा प्लस ए डिस्टेंस शिफ्ट हुआ, ठीक है। तो ये हो गया ए इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ पाई बाय 2 इसके लिए मीन के लिए है, इसके लिए फाइंड करना पड़ेगा। कैंसिल 1 इज इक्वल टू कॉस 20t प्लस 5, या हाँ ठीक है। तो यहां पर अपना आ गया फाइव की वैल्यू आ गई 1 cos 0, ठीक है। ये भी 0 एट टी इक्वल टू इस पोजिशन पे, ठीक है, ओमेगा 0 पे। तो 5 इज इक्वल टू 1 आ रहा है, cos 5 इज इक्वल टू 1 आ रहा है। 1 कब आता है, जब 5 की वैल्यू 0 होती है। 5 की वैल्यू 0 होती है तब cos 5 1 आता है। से तो हमारा वो वैल्यू मिल गया। x मैक्सिमम कब आएगा, 2 cos ओमेगा टी। 5 तो 0 हो गया, 2 cos ओमेगा की वैल्यू 20t। तो x मैक्स जो है वो 2 cos 20t है, ठीक है। अब x मीन निकालना है आपको। x मीन जो होगा, x मिनिमम, ये मिनिमम कब होगा, अगेन a cos ओमेगा टी प्लस 5। मिनिमम कब होगा, जब इस तरफ शिफ्ट होगा a की वैल्यू। तो a की वैल्यू माइनस a होनी चाहिए। माइनस a इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस 5 t 0। तो माइनस a इज इक्वल टू a cos 5, ठीक है। cos 5 माइनस 1, cos 5 इज इक्वल टू माइनस 1। cos 5 माइनस 1 कब होता है, पाई पे। तो 5 की वैल्यू पाई होगी, 5 इज इक्वल टू पाई। मिनिमम के लिए 5 की वैल्यू पाई होगी। अब पाई रखते हैं वैल्यू इक्वेशन में, तो हमें जो वैल्यू मिलता है x मिनिमम इज इक्वल टू 2 cos 20t प्लस पाई, cos पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, माइनस cos थीटा। माइनस 2 cos इज इक्वल टू हो गया माइनस 2 cos 20t। ये x मिनिमम की वैल्यू है, ठीक है। x मिनिमम हो गया माइनस 2 cos 20t। तो ये हमारे तीनों वैल्यूज आ गए जो हमने निकालना था। ये है मीन का वैल्यू, x मीन का वैल्यू माइनस 2 sin 20t, x मैक्स का वैल्यू 2 cos 20t, x मिनिमम का वैल्यू माइनस 2 cos 20t। कंपेयर करने बोला है। कंपेयर लास्ट टाइम क्या कहता है, और इन व्हाट वे डू दिस फंक्शंस ऑफ फ्रैक्शन डिफर फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे से कैसे डिफर करते हैं, एक दूसरे से ऐसे डिफर करते हैं कि एट मीन पोजीशन और मैक्सिमम पोजीशन आर एट राइट एंगल विथ ईच अदर। दोनों मीन पोजीशन और मैक्सिमम पोजीशन एक दूसरे से राइट एंगल पर है, और मैक्सिमम पोजीशन और मिनिमम पोजीशन जो है एक दूसरे से 180 डिग्री फेस शिफ्ट पे है, एग्जैक्ट अपोजिट, ठीक है। ये आपको बताना था क्या करना है इसमें। ये हो हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 13.11, फिगर्स करस्पॉन्ड टू 2 सर्कुलर मोशंस, द रेडियस ऑफ सर्कल, द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, द इनिशियल पोजीशन एंड द सेंस ऑफ रेवोल्यूशन, दैट इज clockwise or anti-clockwise, are indicated on each figure. Obtain the corresponding simple harmonic motions of the x projection of the radius vector of the revolving particle p in each case. यहाँ 2 सर्कल दिए हुए हैं हमारे पास, एक p वैल्यू ये है, एक p वैल्यू ये है। 2 सर्कल है, इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस 2 मीटर है। आपको एक्स प्रोजेक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब सिंपल डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है, एक्स वाली वैल्यू जो हम अब तक करते आए हैं। तो बस सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं फॉर सर्कल 1, एक्स टी इज इक्वल टू ए
साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। कॉस में भी ले सकते हो, साइन में भी हो सकता है, ठीक है। तो साइन यहाँ पर t इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 कर लो सबसे पहले। a की वैल्यू देखिए, a क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर सकता है, ये इसका रेडियस फ्रॉम सेंटर टू रेडियस यहां से लेकर यहां तक 3 सेंटीमीटर, ठीक है। x की वैल्यू हो गई 3 साइन ओमेगा टी प्लस 5। अच्छा, ओमेगा की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमें बताया t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। यहाँ पर t की वैल्यू 2 सेकंड्स है, 2 पाई अपॉन 2 सेकंड्स, 2 कैंसिल, पाई सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू पाई सेकंड इनवर्स आ गई 5। यहाँ पर 0 इज इक्वल टू 3 साइन पाई सेकंड इनवर्स प्लस 5, ठीक है। यहाँ आप शुरू में 0 लेते हैं, 0 यानी 5 की वैल्यू 0, ठीक है, प्लस 5, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, हमको 5 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 0 प्लस 5, तो साइन 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है, साइन 5 इज इक्वल टू 0। तो हाँ लिखो, ये तो 5 की वैल्यू हो गई 0। अब आगे सॉल्व करते हैं। एक्स टी इज इक्वल टू ए की वैल्यू 3 साइन ओमेगा की वैल्यू पाई टी प्लस 5, 5 की वैल्यू 5, ठीक है, 5 की वैल्यू 0, ठीक है, पाई की वैल्यू 0, पाई टी। तो ये आ गया एक्स टी की वैल्यू 3 साइन पाई टी, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला आंसर। अब दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट हमारा क्या कह रहा है, फॉर सर्कल 2 सेम इक्वेशन है। फॉर सर्कल 2 एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है, ओमेगा टी प्लस 5। यहाँ देखो, इसका रेडियस 2 मीटर है और एक्स की वैल्यू यहाँ पर, यहाँ माइनस एक्स होती है यहाँ पर, ठीक है। तो माइनस ए इज इक्वल टू ए साइन 0 प्लस 5, ठीक है, -1 इज इक्वल टू 1 साइन 5, साइन 5 इज इक्वल टू -1, 5 इज इक्वल टू 5 -1 कहाँ होता है, साइन में 3 पाई बाई 2। इसको हमको याद रखना है, 3 पाई बाई 2। तो 5 की वैल्यू कितनी है, 3 पाई बाई 2। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाई 2, ठीक है। तो ये हो गया एक्स की वैल्यू 2 मीटर, 2 साइन ओमेगा की वैल्यू फॉर इसके लिए, अच्छा इसके लिए ओमेगा की वैल्यू निकालते हैं फॉर पार्ट 2 के लिए। यहाँ लिखा हूं मैं, यहाँ निकालते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 2 मीटर, 2 मीटर, 2 कैंसिल, पाई बाई 2, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई 2, पाई बाई 2 टी प्लस 3 पाई बाई 2, ठीक है। साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, अच्छा साइन 3 पाई बाई 2 इसको रहने दो, ठीक है। तो ये हमारा एक्स आंसर है। आप चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये हमारा आंसर है एक्स के टर्म में, दोनों के लिए, ठीक है। क्वेश्चन 13.12, प्लॉट द करस्पॉन्डिंग रेफरेंस सर्कल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन। Indicate the initial t equal to 0 position of the particle, the radius of the circle, and the angular speed of the rotating particle. For simplicity, the sense of rotation will be fixed to be anti-clockwise in every case. ठीक है। तो ये हमको क्वेश्चन दिए हुए 4-5, हमको इसे सॉल्व करना है और फिर एक रेफरेंस सर्कल ड्रॉ करना है इसके लिए। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है हमारे सिस्टम का। स्टैंडर्ड इक्वेशन इज एक्स फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5। इसको हम इक्वेशन 1 नाम देते हैं, इसको एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। अब हमको चारों क्वेश्चंस के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड है इक्वेशन।
एक एक करके चारों इक्वेशन के लिए सॉल्व करते हैं और रेफरेंस सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, x ऑफ t इज इक्वल टू -2 sin 3t प्लस पाई अपॉन 3। ये इसको हमको स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्म में लिखना है, इक्वेशन 1 फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे, हमें पता है cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ये इसको अब थीटा हमारा ये है, ये पूरा थीटा है। ठीक है, इसको हमको चेंज करना है, x ऑफ t इज इक्वल टू 2 cos पाई बाई 2 प्लस 3t प्लस पाई बाई 3। ठीक है, इस फॉर्म में आ गया, आगे माइनस साइन फॉर्म में, -2 साइन फॉर्म में। तो x इज इक्वल टू माइनस के यहां भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आ गया cos x ऑफ t इज इक्वल टू 2 cos 3t प्लस पाई बाई 2 और पाई बाई 3 एलसीएम आएगा 5 पाई बाई 6। ठीक है, ये आएगा 5 पाई बाई 6। ऑन कंपेयरिंग with equation 1, a is equal to 2, omega is equal to 3 omega t और phi is equal to 5 pi by 6। 5 pi by 6 होता है, पाई होता है 180, 180 30 150 कैंसिल 150 डिग्री, 150 डिग्री। ठीक है, और नेगेटिव साइड में है, ए की वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, आप ले सकते हो cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, ऐसे भी लिख सकते हो, पॉजिटिव भी है। तो अब सर्कल ड्रॉ करेंगे अगर हम, रेफरेंस सर्कल, ये हमारा एक्सिस है, ये हमारा सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर, यहां से 2 सेंटीमीटर हमारा, ये 2 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड। ओमेगा है 3 रेडियंस पर सेकंड से ये ओमेगा घूम रहा है। ठीक है, 3 रेडियंस पर सेकंड के स्पीड से घूम रहा है। और 5 पाई 6 एंगल फेस डिग्री, ये हो गया आपका 5 पाई 6 फ्रॉम काउंटर क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज बोला क्वेश्चन में, एंटी क्लॉकवाइज 5 पाई अपॉन 6। ये हमारा रेफरेंस सर्कल, रेफरेंस सर्कल। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या कहता है, x इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 6 माइनस टी। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, बस चेंज करना है इसको। ठीक है, x ऑफ t इज इक्वल टू, हमें पता है सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रूल क्या है, cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा ही होता है, माइनस cos थीटा नहीं होता। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो बस चेंज कर लो, x ऑफ t इज इक्वल टू t माइनस इज इक्वल टू cos t माइनस पाई बाई 6। तो यहाँ ऑन कंपेयरिंग विथ इक्वेशन 1, a इज इक्वल टू 1, ओमेगा इज इक्वल टू 1, फाई इज इक्वल टू पाई अपॉन 6। ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 होता है ना, प्लस है फाई, तो माइनस पाई बाई 6, फाई माइनस पाई बाई 6 नीचे आएगा। तो रेफरेंस सर्कल हमारा क्या बने, कैसे बनेगा, ये हमारा एक्सिस, ये रेफरेंस सर्कल। सबसे पहले ए की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ओमेगा की वैल्यू भी 1 रेडियस से घूम रहा है 1, और पाई बाई 6 माइनस में, माइनस पाई बाई 6। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज पाई अपॉन 6, ये होता है पाई बाई 6 इज इक्वल टू 30 डिग्री होता है। ये होता है 150 डिग्री, यहाँ लिखा हुआ है, ये 30 डिग्री। ठीक है, सेकंड वाला, थर्ड 3x इज इक्वल टू 3 साइन 2 पाई t प्लस पाई बाई 4। ये थर्ड का है केस। यहां भी सेम कॉस में चेंज करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 प्लस 2 पाई t प्लस पाई बाई 4। सामने माइनस ला सकते हो, माइनस साइन। ठीक है, तुम वो ये साइन ऑफ माइनस, क्योंकि कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, आप उसको चेंज कर सकते हो। साइन है तो माइनस कॉस कर लिया हमने, तो ये -3 साइन 2 पाई
टी प्लस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4 3 पाई बाय 4, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4 3 पाई बाय 4, ठीक है। ऑन कंपेयर, ये एक्स हो गया, ऑन कंपेयरिंग विथ इक्वेशन 1 a is equal to -3, omega is equal to 2 pi, phi is equal to 3 pi by 4, 3 pi by 4 होता है 4 180 45 45 3 135 डिग्री, 135 डिग्री। ये आ गया आपका रेफरेंस सर्कल। रेडियस है आपका माइनस में, तो -3 यहां पे आएगा, -3 सेंटीमीटर, यहां से 135 जाएगा, ठीक है। 90 प्लस 45 ये आएगा आपका 133 पाई बाय 4। एंटी क्लॉकवाइज एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज देते हैं, ठीक है। ये एक्स है, ये वाई है, ये 0 रेफरेंस है, ये -3 सेंटीमीटर यहाँ आएगा, यहां से आप लोगे 3 पाई बाय 4 135 डिग्री, ठीक है। ये -x, ठीक है। बस ये हो गया, सिंपल था। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 cos पाई टी x इज इक्वल टू, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे अगर हम, a cos ओमेगा टी 2 cos पाई टी प्लस 0 फाइव को भी चाहिए हमने, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग विथ इक्वेशन 1 a इज इक्वल टू 2, ओमेगा इज इक्वल टू 2, अच्छा ओमेगा 2 पाई, ओमेगा इज इक्वल टू पाई, ओमेगा इज इक्वल टू पाई, फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। तो हमारा रेफरेंस सर्कल कैसे बनेगा, ये सर्कल है हमारा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सर्कल, ए की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, ओमेगा है पाई रेडियंस से घूम रहा है, पाई रेडियंस से घूम रहा है, और फाई 0 है, मतलब सेम ऑन द लाइन ऑन द एक्स एक्सिस, यहीं पर लाई कर रहा है, ठीक है। ये हमारा रेफरेंस सर्कल, सेम ये हमारा रेफरेंस सर्कल, ठीक है। तो सब चारों केस हो गए हमारे। कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइए, कुछ गलतियां हैं तो कुछ भी है आप कहना चाहते हो प्लीज कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13.13। Figure A shows a spring of force constant K clamped rigidly at one end and a mass M attached to its free end. A force F applied at the free end stretches the spring. Figure B shows the same spring with both ends free and attached to a mass M at either end. Each end of the spring in B is stretched by same force F. Determine the maximum extension in the spring and if the masses are same and in the figure are released, what is the period of oscillation? दो चीज फाइंड करना है, एक मैक्सिमम एक्सटेंशन इन बोथ द केसेस और टाइम पीरियड फाइंड करना है दोनों में। तो कैसे करेंगे दोनों के लिए, पहले एक केस के लिए निकालते हैं। फॉर केस ए, इसके लिए एक्सटेंशन और वो निकालते हैं टाइम पीरियड। एक्सटेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। अब दोनों ही केस में पहले फिगर के लिए ए के लिए देखते हैं। फिगर ए के लिए स्प्रिंग को एक फोर्स एफ है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है। सिंपल केस है, वन ऑफ द वेरी सिंपलेस्ट केस ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम। इसमें आपको एक्सटेंशन निकालना है, तो x इज इक्वल टू एफ अपॉन के, ये आगे ये मैक्सिमम एक्सटेंशन ये रहेगा, x मैक्स इज इक्वल टू एफ अपॉन के। सिंपल आंसर है। फॉर केस ए सिंपल एक्सटेंशन निकाल लिया। अब एक्सटेंशन दोनों के लिए निकाल लेते हैं। अगर दोनों ही केस में आप देखोगे, इसके लिए टाइम पीरियड जो होता है, टाइम पीरियड t इज इक्वल होता है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m बाई के। ये हमने बहुत पहले डिराइव भी किया हुआ है और होता भी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा केस ए के लिए। बी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगेगा आपको, पर है नहीं। फॉर केस बी देखिए, सेम फोर्स की मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, तो अब चाहे यहां खींचो कि यहां खींचो, मीन पोजीशन ये है, ये एट x इज इक्वल टू 0। इस मीन पोजीशन की कहीं भी खींचो,
एक्सटेंशन सेम ही आने वाला है, के है तो दो एक ही स्प्रिंग है, दो स्प्रिंग तो है नहीं, तो एक्सटेंशन तो के ही रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। फोर्स भी एफ, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों को सेम, जब क्वेश्चन में लिखा हुआ है दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, तो फोर्स ऑफ नेट फोर्स होगी वो एफ ही रहेगा। नेट फोर्स एफ, नेट के, तो नेट एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला, एक्सटेंशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन स्प्रिंग कांस्टेंट, सेम फॉर्मूला यहां भी। मैक्सिमम एक्सटेंशन मैक्स, एक्स मैक्स इक्वल टू नेट फोर्स है वो फोर्स ही रहेगा, एफ ही रहने वाला है, एफ की वैल्यू, ठीक है। स्प्रिंग एक ही है, ये भी के हो जाएगा, सेम रहने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला दोनों में, क्योंकि आपने स्प्रिंग चेंज नहीं किया, आपने फोर्स चेंज नहीं किया, तो नेट एक्सटेंशन जो होगा नेट फोर्स अपॉन नेट स्प्रिंग कांस्टेंट वही रहेगा। आप चाहे तो नेट फोर्स लिख सकते हो, बात कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एफ नेट, यहां भी एफ नेट लिख लो, नेट फोर्स, ठीक है, एक ही मतलब रहने वाला, बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इसमें टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड टी। देखिए इसमें क्या होता है, टाइम पीरियड की वैल्यू फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ मास नेट अपॉन के। मास जो है वो नेट मास है सॉरी, यहां पर स्प्रिंग लगा हुआ है, दो अलग अलग एंड्स पर मास पे लगा हुआ है, यहां से देखोगे आप तो बोथ मासेस आर इन पैरेलल, ऐसे भी बोल सकते हैं, मासेस आर इन पैरेलल। तो यहां पर ऐसे केस में आप रिड्यूस्ड मास निकालते हो, क्या निकालते हो, रिड्यूस्ड मास, या फिर इसको इफेक्टिव मास भी बोल सकते हो, ठीक है, रिड्यूस मास बोल सकते हो या इफेक्टिव मास बोल सकते हो, एम रिड या एम एफ, 2 पाई एम इफेक्टिव अपॉन के, एम इफेक्टिव हो जाएगा मास, ऐसे लिखो दोनों पैरेलल में है, तो 1 बाई मास इफेक्टिव 1 बाई एम प्लस 1 बाई एम इज इक्वल टू 2m अपॉन एम स्क्वायर, या फिर m इफेक्टिव m स्क्वायर अपॉन 2m, या फिर m बाई 2, m इफेक्टिव जो हो जाएगा वो m बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। ये फर्क पड़ने वाला है क्योंकि दोनों मास आर इन पैरेलल। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, t इज इक्वल टू फॉर्मूला, t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m इफेक्टिव अपॉन k, m इफेक्टिव क्या है 2 पाई m बाई 2 k, बस यही आंसर आपका, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13.14, द पिस्टन इन द सिलेंडर हेड ऑफ ए लोकोमोटिव हैज ए स्ट्रोक twice the amplitude of 1 meter. If the piston moves with simple harmonic motion with an angular frequency of 200 radian per minute, what is its maximum speed? एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट दिया हुआ है, एक पिस्टन है, ये सिलेंडर है, मूव कर रहा है टू एंड फ्रो मोशन, और ये दिया हुआ है 1 स्ट्रोक इज इक्वल टू 2 टाइम्स इट्स एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है, 1 स्ट्रोक इज 2 टाइम्स एम्पलीट्यूड, ये भी गिवन है। हमको फाइंड करना मैक्सिमम वेलोसिटी, और मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू ए, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ए जनरली एक्स होता है, एक्स इज नथिंग बट एम्पलीट्यूड ओनली, यहाँ ट्वाइस ऑफ एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, तो यहाँ पर सबसे पहले एम्पलीट्यूड निकाल लेते हैं, ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ स्ट्रोक, और स्ट्रोक दिया हुआ है 1 मीटर, ठीक है, तो ए हो गया 1/2 मीटर, ठीक है, ये 1/2 हो गया, ए की वैल्यू मैंने निकाल ली, ओमेगा को दिया हुआ है 200 रेडियंस पर मिनट, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, तो क्या हो जाएगा बी मैक्स इज इक्वल टू 200 इंटू 1/2 मीटर पर मिनट, ठीक है, ये हो जाएगा 100 मीटर पर मिनट। चाहो तो सेकंड चेंज कर सकते हो, कुछ नहीं करना है, 100 मीटर पर सेकंड के लिए भाई 60 से डिवाइड कर देना, जो आंसर आएगा वो सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों ये मीटर पर सेकंड में, ये मीटर पर मिनट में, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 13.1। क्वेश्चन 13.15, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। What is the time period of a simple pendulum on the surface of moon if its time period on the surface of earth is 3.5 seconds? G on the surface of earth is 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है।
सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। ये हमने ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे किए हैं, बहुत कॉन्सेप्चुअल सिंपल भी है। हमें पता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला कुछ पता है। जब टाइम पीरियड और इस क्वेश्चन में टाइम पीरियड और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रिलेशन पूछा है, तो हमें पता है 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी। वैसे टाइम पीरियड के 2 फॉर्मूले होते हैं, डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट हम यूज करते हैं। अब तक हमने ये इसको यूज किया, पर इस क्वेश्चन में हमें इसकी जरूरत है तो हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी, ये एक रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया अभी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कहा है, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ दिया हुआ है, जी ऑफ मून दिया हुआ है, टी ऑफ मून इज इक्वल टू 1 बाई जी ऑफ मून, या ये कर ले टी ऑफ मून अपॉन टी ऑफ अर्थ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी ऑफ अर्थ अपॉन जी ऑफ मून, ठीक है। सिंपल सा रिलेशन बना लिया अपन ने, बहुत आसान सा रिलेशन बन गया हमारा। टी ऑफ मून अपॉन टी ऑफ अर्थ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी ऑफ अर्थ अपॉन जी ऑफ मून। बस टाइम पीरियड ऑफ मून पूछा है हमसे, ठीक है, यही पता करना है। टाइम पीरियड ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ कितना दिया हुआ है, टी ऑफ अर्थ स्क्वायर रूट ऑफ जी ऑफ अर्थ अपॉन जी ऑफ मून। अब टी ऑफ मून निकालना है हमको, टी ऑफ अर्थ दिया हुआ है 3.5 सेकेंड्स, स्क्वायर रूट ऑफ जी ऑफ अर्थ हमें पता है 9.8 होता है, जी ऑफ मून दिया हुआ है 1.7, बस रख दो वैल्यूज। ये पूरा मिला के ना 8.404 सेकेंड्स आता है, ठीक है। ये आपका आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें करने के लिए, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन 13.16, ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L and having a bob of mass M is suspended in a car. The car is moving on a circular track of radius R with a uniform speed V. If the pendulum makes small oscillations in a radial direction about its equilibrium position, what will be its time period? ये कार घूम रहा है, कार में एक बॉब लगा हुआ है, इसका तो इस बॉब के लिए देखिए आपको फाइंड करना है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होता है t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L अपॉन जी। यहां पर 2 है, एक g ड्यू टू डाउनवर्ड्स और एक g अंदर। ये है आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए होता है, तो यहां हम लिखेंगे g इफेक्टिव। टाइम पीरियड t हमारा हो जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L अपॉन g इफेक्टिव। अब g इफेक्टिव कैसे फाइंड करोगे? g इफेक्टिव हमारा है एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसका रेडियस r है, ठीक है। ये कर्व पाथ है, इस कर्व पाथ का रेडियस R है, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? ac इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई r होता है ना। तो सेंट्रीपिटल बॉब undergoes 2 different acceleration। पहला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू होती है g। दूसरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन AC होता है v स्क्वायर अपॉन r। ये हमने पहले पढ़ा हुआ इसके बारे में, ठीक है। तो हमको रिजल्टेंट वैल्यू निकालनी होगी, इसका और इसका। एक आएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये आपका g इफेक्टिव आएगा, और इसका रिजल्टेंट वैल्यू क्या होता है? g इफेक्टिव इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और दोनों के बीच का एंगल कितना दिखा रहा है आपको? दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो cos 90 हो जाएगा g स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई r, ठीक है।
प्लस 2 इंटू जी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा। ये था फॉर्मूला। और थीटा यहाँ पर दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा जी इफेक्टिव इज इक्वल टू कॉस 90 जीरो हो गया। तो बचा क्या जी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये स्क्वायर एक्चुअली दोनों का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है। यहाँ आई आर लिख लो ब्रैकेट में, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल। तो कॉस 90 जीरो हो गया। तो बचा क्या जी इफेक्ट हमारा ये बचा। बस रखना है वैल्यू को और कुछ नहीं इसमें। टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन जी इफेक्टिव इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन जी स्क्वायर प्लस v4 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। ये फाइंड करना था टाइम पीरियड। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ था नहीं। ये सेंटर पॉइंट है, ओ है, इस कर्व पाथ का सेंटर ओ है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन जी स्क्वायर प्लस v4 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन पॉइंट 17। ए सिलेंड्रिकल पीस ऑफ कॉर्क of density rho of base area A and height h floats in a liquid of density rho L. The cork is depressed slightly and then released. Show that the torque oscillates up and down. Cork oscillates up and down simple harmonically with a period t is equal to 2 pi square root of h rho upon rho L g, where rho is the density of cork. Ignore viscosity. ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए, पानी में कॉर्क रखा है, कॉर्क आपने देखा होगा, अपने जनरली कॉर्क का काम आता है ओपनिंग, जैसे कोई बॉटल को ओपनिंग में देखिए कॉर्क दिखा होगा आपने, ये वही कॉर्क है। पानी में डुबा के रखा, इसको पानी में डुबाया और इसको जब हल्का सा डिप्रेस भी कर दिया, पानी में डुबाया तो कुछ लेंथ तक था, कुछ लेंथ का डुबा हुआ था, थोड़ा सा प्रेस करके छोड़ दिया तो ये क्या हुआ, कॉर्क अप एंड डाउन मूव कर रहा है। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव कर रहा है। तो आपको इसका टाइम पीरियड फाइंड करना होगा उसका। ठीक है, किस टाइम पीरियड से ये अप एंड डाउन मूव कर रहा है हार्मोनिकली। तो आइए सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं ये एल हाइट, ठीक है, एल हाइट अंदर पानी के अंदर डूबा हुआ है। तो हमें पता है ये इसका एक वेट नीचे आएगा, mg, कॉर्क का एक वेट होगा, mg दिया हुआ, क्वेश्चन मास दिया हुआ है। ये जब नीचे आएगा तो वाटर भी तो एक फोर्स आएगा ऊपर की तरफ, उसको हम बोलते हैं बायंसी फोर्स, उसको बोलते हैं बायंसी फोर्स। ये अपना mg एक फोर्स लगाएगा ऊपर की ओर। ठीक है, तो ये इसके कारण ही अप एंड डाउन मूव करेगा। और हमें पता है टाइम पीरियड हमने सॉल्व किया है, t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L बाई जी होता है। इसको हम सेव करके रख लेते हैं फ्यूचर के लिए, इक्वेशन 1 इसको हम रख लेते हैं, एक काम आएगा। कैसे, अब देखिए आपको दो फोर्स को इक्वेट करना है, एक वेट ऑफ द कॉर्क, वेट ऑफ द कॉर्क इज इक्वल टू बायंसी फोर्स। ठीक है, वेट ऑफ द कॉर्क इज इक्वल टू बायंसी फोर्स। वेट क्या है, mg, बायंसी फोर्स क्या है, ये भी mg है, mlg, मास ऑफ लिक्विड इंटू जी, ये मास ऑफ कॉर्क इंटू जी। मास होता है, हमको पता है डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, विच इंप्लाइज मास इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, तो मास हो गया रो इंटू एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, इसको ही हम सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं यहाँ पे, तो रख देते हैं यहाँ पे मास हो गया रो इंटू एरिया इंटू लेंथ इंटू जी। ये हो गया रो इंटू रो ऑफ लिक्विड, एरिया ऑफ लिक्विड, लेंथ ऑफ लिक्विड इंटू जी। ठीक है, जी जी कैंसल। लेंथ ऑफ लिक्विड आप यूनिटी ले सकते हो क्योंकि आपको लेंथ ऑफ लिक्विड की ज्यादा यूज नहीं है, कॉर्क का कितना है वो यूज करना है। ठीक है, तो आप इसको रो ऑफ लिक्विड, इसको आपको अगर लेंथ रखना पड़े, लेंथ की वैल्यू, ठीक है, लेंथ की वैल्यू अगर आपको रखना पड़े तो आप रखोगे लेंथ ऑफ कॉर्क चाहिए हमको। ठीक है, लेंथ ऑफ कॉर्क चाहिए, इतना लेंथ, ये विड्थ भी है, लेंथ ऑफ कॉर्क से मतलब है, लेंथ ऑफ लिक्विड से उतना यूज नहीं है। लेंथ ऑफ कॉर्क का मतलब है तो रो इंटू एरिया ऑफ लिक्विड अपॉन रो इंटू एरिया ऑफ कॉर्क। ठीक है,
अब इसमें हमको रिक्वायरमेंट क्या है, हमको चाहिए हाइट चाहिए, हाइट किसका चाहिए, हाइट और रो, हाइट चाहिए रो चाहिए। तो एक हाइट हम रख सकते हैं, किसका हाइट रखेंगे, हाइट ऑफ कॉर्क रख सकते हैं, ये हाइट को, ठीक है। इसके एरिया को हटा के आप हाइट रख सकते हो, यहाँ पे हाइट रख सकते हो। और क्या हमको चाहिए, वैसे रखने के लिए काफी कुछ है, बट हमको एज पर क्वेश्चन हमको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। आगे हमारा आंसर लगभग आ गया, रो इंटू लिक्विड नीचे आ गया, ठीक है। ये रो ऑफ लिक्विड है, ये रो ऑफ लिक्विड नीचे आ जाएगा। तो बस बाकी हमको रिक्वायरमेंट है नहीं, जो है वो फाइंड हो गया हमारा, बस वैल्यू रख देना है। आपको बस दोनों को इक्वेट करना है, वेट ऑफ कॉर्क और बायोलॉजी फोर्स, इसको इक्वेट करके आपको मास दोनों एमजी इक्वेट करोगे, डेंसिटी इक्वेट करोगे, तो 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी फ्रॉम इक्वेशन 1, बस रख देना आपको इक्वेशन में, टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल की साथ रखना वैल्यू को रो इंटू एच अपॉन जी, और जी के साथ हमारा है रो इंटू लिक्विड, रो ऑफ लिक्विड है, ठीक है, रो ऑफ लिक्विड है। बस समझने की बारी थी कि जरूरत थी क्या है हमको रिक्वायरमेंट। वैसे जो सुपरफ्लुअस डेटा है, जो डेटा हमारे पास हमको रिक्वायरमेंट नहीं है, आप उसको हटा सकते हो, जो चाहिए आपको अकॉर्डिंग टू प्रूफ के आप लगा सकते हो, ठीक है। रिक्वायरमेंट हमारे पास जो है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन 13.18। One end of a U-tube containing mercury is connected to a suction pump and the other end to atmosphere. A small pressure difference is maintained between the two columns. Show that when the suction pump is removed, the column of mercury in the U-tube executes simple harmonic motion. देखिए U-tube मरकरी वाला दिया है, U-tube प्रेशर मेजरिंग गेज। इसमें क्या है, मरकरी लगा हुआ है, एक एंड पे सक्शन पंप लगा हुआ था, एक एंड ओपन टू एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब क्या किया, सक्शन पंप को अचानक निकाल दिए। जब निकालोगे तो सक्शन पंप का काम क्या है, सक करना, खींचना। तो उससे क्या होता है, मरकरी को वो अपनी तरफ ऊपर खींचता है, तो मरकरी का लेवल थोड़ा सा ऊपर चला गया और फिर नीचे आया, और उसके बाद ये अप एंड डाउन एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगा। ये हमको प्रूव करना है कि मोशन जो है वो एसएचएम है। मतलब अगर हम किसी तरह टाइम पीरियड इसका प्रूफ कर दें तो हमको हम प्रूफ हो जाएगा कि ये मरकरी जो है एसएचएम कर रहा है। और टाइम पीरियड होता क्या है, टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी होता है, ठीक है। इसको हम ऐसे रखते हैं, इस इक्वेशन को काम आएगा, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए, सबसे पहले हमको एल और जी का जो रिलेशन है उसको सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यूज। तो हम क्या करते हैं, और एक रिलेशन है टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम बाई के, ठीक है। दोनों में इसको एक भी यूज कर सकते हैं। तो हम पहले इक्वेशन 2 का यूज करके सॉल्व करते हैं। देखिए, हमको एम और के का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। हमको बताया है फोर्स, जब भी हम स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ पढ़ते हैं, एसएचएम पढ़ते हैं, उसमें फोर्स जो है वो फोर्स होता है, फोर्स इज इक्वल टू एमजी होता है। एमजी जो वाटर का लेवल जो नीचे आएगा इसके कारण, ठीक है, एमजी नीचे आ रहा है। तो ये एम क्या है, एम हमको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू रो बाय वॉल्यूम, सिंस रो इज इक्वल टू एम बाई वी, विच इंप्लाइज एम इज इक्वल टू रो इंटू वी। रो वी होता है एरिया इंटू लेंथ, रो इंटू एरिया इंटू लेंथ, एक्स लेंथ मान लेते हैं इसका, ठीक है। और ये है एम जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स, और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो माइनस वन हट गया, ठीक है। इसको हम इक्वेट करते हैं के से, एम जी इज इक्वल टू के एक्स, एम की वैल्यू है रो इंटू ए इंटू एक्स इंटू जी इज इक्वल टू के इंटू एक्स, एक्स कैंसल, के की वैल्यू रो इंटू ए इंटू जी आ गई, ठीक है। के की वैल्यू रो इंटू जी आ गई। दूसरी बात, मास निकालना है हमको, मास हो गया रो इंटू ए इंटू एल, कौन सा, एक मास नीचे का एक्स डिस्टेंस का, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला। दूसरा मास ये मरकरी का एक्स्ट्रा लेंथ जो है ये एल लेंथ का है, हमको इसके लिए फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको वैल्यू रख देना हमको, टी इज इक्वल टू
2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m बाई k, t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m है रो इंटू एल अपॉन रो इंटू ए इंटू जी। ठीक है, रो ए कैंसल, t आ गया, t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी। तो यहां से हमारा प्रूफ हो गया ये वाला क्वेश्चन, ये t इज इक्वल टू 2 पाई। अगर इसको हमने प्रूफ कर दिया किसी क्वेश्चन में, तो हम ये कह सकते हैं वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है विद टाइम पीरियड दिस। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ यहाँ से 13.8। यहाँ से हमारा चैप्टर नंबर 13 ऑसिलेशन चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको कुछ समझ में आया होगा। कुछ डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, हम ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। एक्सेप्ट कैलकुलेशन मिस्टेक्स, कुछ कॉन्सेप्चुअल दिक्कत है तो वो प्लीज शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक टेक केयर, गुड बाय।